हेलो। लाइट। ये स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इतिहास की एक नई क्लास लेके, इतिहास का एक नया लेक्चर लेके। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। और जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय से जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लगभग 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री को कवर किया है। और अब आगे आते आते हम मिडवल हिस्ट्री पे आ गए हैं। मिडवल हिस्ट्री का जो हम सल्तनत काल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा, जो राजपूत काल और जो सल्तनत काल जब स्टार्ट होती है के बीच का जो इतिहास रहा है, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतिहास रहा है, जिसमें अब हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनवी और सुबक्तगीन, और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हमारे देश में हुआ था, उनको पढ़ेंगे। और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे राजवंशों को पढ़ेंगे जिनके समय में इन्होंने उनका मुकाबला किया था। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो ये बहुत बेहतर क्लास होगी। खैर दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, देन यू कैन कॉल अस। आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर है, इन नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमको व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। और अगर मतलब किसी भी पैट कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी दूसरे जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपके पास अ, अच्छे ढंग से पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कॉल करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको भी होगा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और चूंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराएंगे। जैसे बार बार आप लोगों को ये बताता हूँ कि पहले हम टॉपिक वाइज बढ़ेंगे। एशियंट इतिहास के तीनों पार्टों को कवर करेंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए, मिडवल पार्ट के दो पार्ट है, एक सल्तनत काल, एक मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जब मॉडर्न पे आएंगे, उसके मॉडर्न के क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद हम ओवरऑल जो पूरा इतिहास का पैटर्न है, उसको एक साथ ही एक पेपर के दौरान कवर किए जाएंगे। उसको हम लोग लेके चलेंगे। और ठीक है, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से उसको पेपर सेट करेंगे कि सभी जो पार्ट्स हैं इतिहास के, उस उनको इन क्वेश्चंस पे शामिल किया जा सके। तो बहुत 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, आपके काम आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा जो संस्था है, एल वन क्लासेस से मैं जुड़ा हूँ ये। और ये एसएससी से लेके एसएससी की क्लासेस भी देता है। इसके अलावा जो एलटी क्लासेस की हमारी केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, जिसमें
हमारे कोलीग्स जो हैं सीवी सर, वो उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अगर आप लोग केमिस्ट्री से जुड़े हुए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी जीएसओ की तैयारी करते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो कोर्सेस हैं जो इस समय अवेलेबल हैं, आप लोग इजीली उससे हमसे कांटेक्ट करके इन चीज़ों से, इन सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो एक प्रॉपर जो इंट्रो होता है वो हो गया है। अब हम दोस्तों, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे जो अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों ले लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का। कैसे हो? यार चलिए इसको ऐसे ही अरेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली नया बोर्ड है, इसमें बहुत, इस बोर्ड में बहुत अधिक पता नहीं, पता चला कुछ इधर उधर क्लिक हो जाए और फिर क्लास भी ख़राब हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार ऐसा हो चुका है। तो थोड़ा सा, भारत वर्ष पर पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? देखिए इस पोर्शन से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत अधिक इसमें डीप नहीं पूछा जाता है। आप चाहे टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हैं, एलटी दे रहे हैं, या फिर अ, उसमें जैसे क्या बोल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, और या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत जो क्वेश्चन का इस पोर्शन से जो आते हैं बहुत हाई लेवल नहीं होता है। जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल किया गया, और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ये है, भारतवर्ष का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? महमूद गजनवी था, सुबख्तगीर था, मोहम्मद गौरी था, और मोहम्मद बिन कासिम। ये सभी लोग, आप लोग इसमें बहुत अधिक सोचना नहीं है, सभी लोग जानते हैं जो एल टी टी जी टी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकर्ता था जो 712 ईस्वी के आसपास भारत में भारत में आया था। ठीक है। हालांकि इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रहते हैं, इनके क्या नाम है, अरब आक्रमणकर्ताओं से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अरब के जो व्यापारी थे पहले से ही भारत में आते रहे हैं, और उनका जो प्राथमिक रूप से संपर्क हुआ था भारतीयों का अरबियों से, वो एक व्यापारिक स्तर पे हुआ था। वो यहाँ पे व्यापार करने आते रहते थे, लेकिन एज ए आक्रमणकर्ता के तौर पे वो पहली बार अ, भारत में उन्होंने 712 में आक्रमण किया था, और सिंध प्रांत में उन्होंने आक्रमण किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिंध प्रांत में उस समय राजा दाहिर का शासन था, एक जो हिंदू शासक था। अच्छा, इसके पीछे जो उस समय के तात्कालिक कारण को अगर हम सर्च करते हैं, अगर तात्कालिक कारण को अगर हम देखते हैं कि अरबों ने क्यों आक्रमण किया था, तो इस समय जो इराक के उस समय जो गवर्नर थे हज्जाज, इराक के गवर्नर थे अल हज्जाज। तो उनके कुछ उपहार उनके कुछ उपहार आ रहे थे सीलोन से। सीलोन जैसे श्रीलंका को बोला जाता है, श्रीलंका से कुछ उपहार इराक को भेजे गए थे, इराक के गवर्नर को, खलीफा को देने के लिए। और रास्ते में उनको लूट लिया गया, रास्ते में उनको लूट लिया गया, उनके उपहारों को, अल हज्जाज के उपहारों को। तो इसकी जो शिकायत थी वो उस समय के जो सिंध प्रांत के राजा थे, राजा दाहिर से की गई थी, लेकिन राजा दाहिर ने इसमें बिल्कुल असमर्थता जता दी कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इससे क्रुद्ध होके अल हज्जाज ने सिंध प्रांत पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए दो अभियान दल भेजे थे, जिसमें पहला जो अभियान दल था उबेदुल्ला के नेतृत्व में भेजा गया था, और दूसरा जो अभियान दल था उदेला के नेतृत्व में भेजा गया था। दोनों ही अभियान पूर्ण रूप से विफल रहे, और राजा दाहिर द्वारा उनको विफल कर दिया गया। अंततः छोटी सी कहानी है, बहुत बहुत इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसलिए छोटी सी कहानी बता दे रहा हूँ। अंततः क्या होता है, अंततः फिर 712 में जो अल हज्जा के दामाद थे मोहम्मद बिन कासिम को, उनको यहाँ पे भेजा गया था, जिन्होंने सिंध प्रांत पर जो स्टेप बाय स्टेप था, सिंध प्रांत पर सबसे पहले उन्होंने देवल पे अधिकार किया था। देवल पे जो राजा दाहिर का भतीजा था उस समय उस किले का संरक्षण कर रहा था, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाया, और मोहम्मद बिन कासिम ने उसको पराजित कर दिया। उसके बाद वो नेरून जाते हैं। नेरून में राजा दाहिर का जो पुत्र था जयसिंह,
वो उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन वो युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वो पराजित हो गया, वो युद्ध क्षेत्र से ही भाग गया। उसके बाद सहवान, उसके बाद वो सहवान में जाते हैं। कहाँ सबसे पहले देख लेते हैं उसका जो क्रम होता है। ठीक है, देवल, ठीक, देवल, निरून, सहवान। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? देवल, निरून, सहवान, और फिर उसके बाद सीसम। सीसम में वो जाटों को पराजित करते हैं। फिर उसके बाद अंत अंत में रावर युद्ध होता है। रावर युद्ध क्या होता है? राजा दाहिर। अब देखिए ये इतना अंदर तक बढ़ता चला आता, और राजा दाहिर ने किसी प्रकार का जो विशेष अपोज था वो इनके खिलाफ नहीं किया। वो रावर ये उस समय सिंध प्रांत, सिंध क्षेत्र के, सिंध नदी के पास ही उनका इंतजार करते रहे कि यहाँ आएंगे तब हम उनको पराजित कर देंगे। इनको अपनी शक्ति पे इस प्रकार का अहंकार था। फर्स्ट का डी, आर के करिश्मा, गुड इवनिंग। इस प्रकार का अहंकार था। उस अहंकार की कीमत इन्होंने बाद में पराजित होकर चुकाई थी। ठीक है, और शीशम में उन्होंने जाटों को पराजित किया था, मोहम्मद बिन कासिम में। और सहवान में ये देवल के जो कह सकते हैं राजा दाहिर के जो भाई थे। सहवान में राजा दाहिर के एक भाई का नाम याद नहीं आ रहा, राजा दाहिर के भाई बजरा। यस, ठीक है, राजा दाहिर के बजरा, दाहिर के भाई। ठीक, वो थे। निरुद में क्या था? जय सिंह थे, जय सिंह। ये कौन थे? ये दाहिर का पुत्र था, दाहिर का पुत्र। अब देवल में दाहिर का भतीजा, दाहिर का भतीजा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रम था। अगर कहीं क्रम पूछ लिया जाए तो आप देवल है, निरून है, सहवान है, सीसम है और रावर है। ठीक है, रावर अंतिम युद्ध था जिसमें राजा दाहिर युद्ध करता हुआ युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, यानी कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ। फिलहाल आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। आप लोगों का स्वागत है फिर से। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, जो उस समय जो खलीफा थे, ठीक है, उस समय इससे छोटी एक स्टोरी और थे। उस समय के जो खलीफा थे, जो बगदाद के खलीफा थे, उमैयद खलीफा शासन कर रहे थे। उमैयद क्या? उमैयद खलीफा का उस समय शासन काल था। और इसमें चलिए इस पे आ जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक दो तथ्य और बता दूंगा, अगले क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? कौन सी ऐतिहासिक रचना है जो मुस्लिम शासक के शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? पहला है ताजुल उल मासिर, तारीख यामनी, चचनामा और सियासतनामा। बताइए, भीम कुमार, करिश्मा। आप लोगों का फिर से आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आप लोग दो का सी। ठीक है, दो का सी, ये चसनामा था, बद्रे चास नामक के एक व्यक्ति ने लिखा था। ये सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में ये पूर्ण चर्चा करता है। भीम कुमार कहते हैं टू का सी, करिश्मा कहते हैं टू का सी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन आपको करने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन है ये सब बार बार आए हुए क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। सिंध को अरबों ने विजय तो किया, परंतु यह विजय इतिहास इस्लाम की घटना मात्र थी। इतिहास की एक इस्लाम की घटना मात्र थी। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। यह किस विद्वान ने कहा? ठीक है, हेनरी एलियट ने कहा है, जेम्स मिल ने कहा है, टॉड ने कहा है और स्टैनले ले लूप ने कहा है। ठीक है, किस विद्वान ने ये वक्तव्य दिया था कि ये सिंध पर जो अरबों की विजय थी वो एक तरीके से प्रभाव रहित विजय थी। इसका प्रभाव भारत पे किसी प्रकार का कोई खास प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा था। बताइए आंसर। हेनरी एलियट, ए, बी, सी और डी। किसी को भी अगर इसकी जानकारी हो तो बताएं। थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो जवाब है स्टेनले लेन लूप, स्टेनले लेन लूप ने इसकी ये कथन दिया था। ठीक है, इसका जवाब होगा डी। फोर्थ पे आते हैं। अरबों ने किस नगर को स्वर्ण नगरी कहकर पुकारा? किस नगर को स्वर्ण नगरी कह के पुकारा? करिश्मा, इसका जवाब थ्री का ए नहीं है, इसका जवाब थ्री का डे है, थ्री का डी है। ठीक है, स्टेनले लेन लूप, स्टेनले लेन लूप। ठीक, चौथे पे आ जाते हैं। अरबों ने किस नगर को स्वर्ण नगरी कह के पुकारा? पेशावर है, रावलपिंडी है, सिंध है और मुल्तान है। पेशावर, रावलपिंडी, सिंध और मुल्तान। करिश्मा डी। ओके ठीक है, पेशावर, रावलपिंडी, सिंध और मुल्तान। अरबों ने किस नगर को स्वर्ण नगरी कह के पुकारा?
ये स्वर्ण नगरी इसको शहर को कहने का कारण ये था कि अरबों ने इस नगर को जब लूटा, इस नगर पे कब्जा किया, उस नगर को जब लूटा तो बहुत अधिक मात्रा में उन्हें सोने की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इन्होंने उस क्षेत्र को स्वर्ण नगर, उस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। करिए आंसर जल्दी। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा मुल्तान। ठीक है, क्या है? मुल्तान। भीम कुमार कह रहे हैं डी मुल्तान, बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब डी मुल्तान बिल्कुल ठीक है। पांचवे पे आ जाते हैं। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी रानी बाई ने वीरता पूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? ठीक है, सिंध की विधवा रानी बाई ने वीरता पूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? देवल की, सासवान और ब्राह्मणाबाद की और रावर की। ठीक है, देवल हो गया, सहवान हो गया, सहवान हो गया, ब्राह्मणाबाद की होगी और रावर की होगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम बार आया हुआ है और बहुत अधिक रिपीटेड नहीं हुआ है, इनफैक्ट काफ़ी एक ही दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दोस्तों होगा रावर। मैंने बताया कि रावर में दाहिर के साथ अंतिम रूप से मोहम्मद बिन कासिम की भिड़ंत हुई थी, जिसमें देवल ने जिसमें दाहिर ने बहुत वीरतापूर्वक उनका। भीम कह रहे हैं सी नहीं, सी नहीं है। ठीक है, पाँच का सी नहीं है, पाँच का ए नहीं है, पाँच का सी नहीं है, पाँच का डी है, रावर। मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था कि रावर में राजा दाहिर ने वीरतापूर्वक सामना किया था और उनकी वहीं वीर गति की प्राप्ति हो गई थी। और सिंध नदी के किनारे ही ये रावर दुर्ग था, वहीं पे इनका युद्ध हुआ था, जिसमें जो राजा दाहिर हो गया वो पराजित हो गए और युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। और लेकिन उनकी रानी, जो विधवा रानी थी, रानी बाई ने उस दुर्ग की रक्षा हेतु अ, उस दुर्ग की रक्षा हेतु मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? गजनी शासक अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। ठीक है, यामनी वंश। ये चीज़ें बता दूं आपको, यामनी वंश। ये यामनी गजनी में इन्होंने अल्पतगीन ने यामनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आनंदपाल हो गया, जयपाल हो गया और नीमदेव हो गया और कामलुक हो गया। भीमदेव होना चाहिए, भीमदेव हो गया और कामलुक हो गया। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन, मैंने बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और सिक्स का ए। ठीक, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाया था? भीम कुमार कह रहे हैं सिक्स का बी, करिश्मा कह रही है सिक्स का ए। ठीक है, जयपाल। ये सिक्स का बी है, जयपाल। आनंदपाल जयपाल के पुत्र थे। ठीक है, आनंदपाल जयपाल के पुत्र थे। जयपाल क्या थे? जयपाल हिंदुशाही राजवंश के शासक थे, हिंदुशाही राजवंश के शासक थे, जिनकी राजधानी उटभानपुर या बेहंद के नाम से जानी जाती है। और इनका जो साम्राज्य था पेशावर से लेकर सिंध क्षेत्र तक फैला हुआ था, या कह सकते हैं पंजाब से लेकर सिंध प्रांत तक फैला हुआ था। और चूंकि इनको आशंका थी, जयपाल को उनकी आशंका थी, अगर तुर्कों का आक्रमण होता है तो सबसे पहले उसके जो आक्रमण के जो भागी बनेंगे वो ये लोग ही बनेंगे, हिंदुशाही राजवंश ही बनेगा। तो इसलिए जयपाल ने ये योजना बनाई, इनके आक्रमण से पहले यही उनके ऊपर आक्रमण कर दें। ठीक, तो ये जयपाल। ठीक है, सेवेंथ आ जाते हैं। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? राजा सोलोमन हो गया, सुल्तान महमूद हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया और कुतुबुद्दीन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। महान कवि फिरदौसी, जिसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। ठीक है, जो सॉरी, जिसको फारस का होमर भी कहा जाता है, फिरदौसी को फारस का होमर भी कहा जाता था। किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे दोस्तों? इसका जवाब होगा सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से जो विद्वान रहा करते थे, जैसे कि आप अलबरूनी के बारे में जानते हैं, बैहाकी के बारे में जानते होंगे, फिरदौसी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा कुतबी एक राइटर थे वो, और उसके बाद तूसी एक विद्वान थे, और एक इसके बाद उनसुरी नाम के एक और विद्वान थे जो इनके दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। सेवेंथ का बी। ठीक है, और इन्होंने, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। शाहनामा किस पे लिखा था? जो महमूद गजनवी ने इन्हें लिखने के लिए बोला था शाहनामा, और उनको कई सारी स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया था, परंतु जब इन्होंने शाहनामा लिखे इनको दे गया तो महमूद गजनवी चालाकी दिखाते हुए स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पे जो चांदी की मुद्रा उनको प्रदान कर दी, जिससे
फिरदौसी काफ़ी रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। फाइनली जब महमूद गजनवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उनके पास स्वर्ण मुद्राएं भेजी, लेकिन उससे पहले ही, समझ ही रहे होंगे, उनसे पहले ही उनकी शायद मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? देखिए, उत्बी, फिरदौसी, अमीर खुसरो और अल बुरूनी। मैंने इसका 8 का बी अभी इसका जवाब बताया, फिरदौसी इसको फारस का। 8 का बी बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत कुछ कुछ जो पॉइंट हैं, जो बेसिक पॉइंट है वो बताता जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है, तो मुझे बहुत अधिक उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाते हैं, महमूद गजनवी में किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किए थे? किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किए थे महमूद गजनवी में? पहला आंसर आपके सामने है, मुल्तान, कन्नौज, मथुरा और थानेश्वर और कश्मीर। ठीक, पहला। उसके बाद सेकंड बी ऑप्शन आ जाता है, कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। थर्ड ऑप्शन आता है मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज और मथुरा। और चौथा है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। बताइए किस क्रम में? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने 1000 से लेकर 1027 तक भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। उसी में से एक क्रम पूछ रहा है, किस क्रम में इन्होंने ये आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने? नौका ए, नौका डी, नौका ए, नौका डी। करिश्मा कह रही है नौका ए, भीम कह रहे हैं नौका डी। ठीक है करिश्मा, इसका डी सही होगा भीम के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, भीम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो महमूद गजनवी ने मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था 1005 में, ठीक है। और थानेश्वर पे उन्होंने किया था 1012 और 13 में। कश्मीर पे किया था 1013-14 में, ठीक है, 1013-14 में। मथुरा पे किया था 1018 में, और 1018 में कन्नौज पे, 1018। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, मथुरा, जब इन्होंने मथुरा पे आक्रमण किया था, मथुरा कन्नौज पे, तो उस समय कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक थे कुक्कल द्वितीय। कौन से शासक थे? कुक्कल द्वितीय। कुक्कल द्वितीय ने महमूद गजनवी का प्रतिरोध किया, हालांकि वो सफलतापूर्वक उसको नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रतिरोध किया। तो कहाँ पे? मथुरा में, मथुरा कन्नौज के आसपास। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कश्मीर में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कश्मीर अ, कश्मीर पे उस समय एक महिला शासन करती थी, उत्पल वंश की रानी दिद्दा, बहुत फेमस महिला थी और इतिहास में बहुत क्रूर शासिका के रूप में उनको जाना जाता है। महमूद गजनवी ने प्रारंभिक तौर पे 9 का ए, ए 9 का डी, ठीक है, प्रारंभिक तौर पे उनको महमूद गजनवी ने कश्मीर के रास्ते से भारत पर आक्रमण करने का विचार किया और 2 बार उसने ये प्रयास किया था, लेकिन रानी दिद्दा द्वारा उनको दोनों बार ही पराजित कर दिया गया। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। 10 का ए, ठीक है, क्वेश्चन 10 का ए, अल बरूनी। तहकीक हिंद, तहकीक हिंद या फिर तारीख हिंद या फिर किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आ जाते हैं आगे। देखिए जो आप लोग 10 का ए, ठीक, 10 का ए बिल्कुल ठीक है, ठीक लगा है ना? हाँ, 10 का ए। आप लोगों के दोनों के जवाब सही। 11 पे आ जाते हैं। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? वही क्वेश्चन है, किताब उल हिंद, बस किताब का नाम थोड़ा सा चेंज है। 11। 12 पे आते हैं दोस्तों। मैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग नहीं लेते हैं। 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी हो गया, शेरशाह हो गया और अकबर हो गया। बताइए। 12 का डी। हाँ, 12 का डी, 13 का बताइए। 13 का ए, 13 का बी। करिश्मा कह रही है 13 का बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। महमूद गजनवी ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे, उन्होंने इस पे क्या क्या लिखाया था? अव्यक्त में, अव्यक्त मेकम, व्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार, व्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार
नूरपति नूरपति महमूद। ठीक है, ये उन्होंने अपनी मुद्राओं पे लिखवाया था। करिश्मा का 13 का भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, भीम का आंसर इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। उन्होंने ये संस्कृत लेख लिखवाया था अपने सिक्कों पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है और चीज़ें पसंद आ रही है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को, जो L1 क्लासेस करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाएंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे इसलिए, तो हम लोगों का मनोबल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाले पंजाब का हिंदू राजा कौन था? मैंने अभी बताया था, पंजाब पंजाब का हिंदू राजा या हिंदू शाही राजवंश जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन था? पंजाब से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैंने बताया था हिंदू शाही राजवंश था, जिसको जिसकी राजधानी उद्भानपुर या बेहन थी। उसका जो साम्राज्य था पंजाब से लेकर सिंध तक फैला हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, जयपाल, जयसिंह, राजा दाहिर और आनंदपाल। 14 का डी। भीम कुमार कह रहे हैं 14 का डी। करिश्मा कह रही है 14 का ए। ठीक है, 14 का ए बिल्कुल ठीक है। भीम, आपका जवाब गलत है। ठीक है, जयपाल क्या था? जयपाल ने सुबक्तगीन के खिलाफ भी एक अभियान कहा था, जिसमें वो विफल रहे थे। लेकिन जब महमूद सुबक्तगीन के खिलाफ एक अभियान किया था, जिसमें कई उन्होंने राजपूत राजाओं से संयोजन करके एक आक्रमण किया था कि इनको इनके इनके ऊपर आक्रमण करके हम इनके ऊपर दबाव बना सके या उनको पराजित कर सके, ताकि संभावनाएं ना हो हमारे ऊपर आक्रमण करने की। लेकिन वो किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो पाया। फिर बाद में महमूद गजनबी ने जब हिंदुशाही राजवंश पर आक्रमण किया, तो राजा जयपाल ने उनका सामना किया, लेकिन हार जाने की वजह से क्षोभ में आके उन्होंने अग्निकुंड में जल के सुसाइड कर लिया। कौन थे? राजा जयपाल। 15 में आते हैं, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? शाही राज्य की राजधानी पेशावर, काबुल, उद्भानपुर और अटक। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, उद्भानपुर। इसको बेहंद भी बोला जाता है, बेहंद। ठीक, इसको बेहंद भी बोल देते हैं। 15 का सी, यामुन दौला, यामीन। ठीक है, यामुइन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह, सॉरी, यामीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? 15 का सी बिल्कुल सही है। करिश्मा 14 का ए बिल्कुल ठीक है। करिश्मा 15 का सी बिल्कुल सही जवाब है। यामीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह किसकी उपाधि थी? बताइए दोस्तों। एक सुबक्तगीन की उपाधि थी, महमूद गजनवी की उपाधि थी, मोहम्मद बिन की उपाधि थी, मोहम्मद बिन कासिम की, और अलफ्तगीन की उपाधि थी। 16 का सी कह रहे हैं, यामुन दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि। भीम कुमार कह रहे हैं 16 का बी। करिश्मा कह रही है 16 का सी। दोस्तों, आप दोनों का ही जवाब गलत है। ठीक है, ये महमूद गजनवी की उपाधि थी, यामुन दौला तथा अमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनवी ने ये उपाधियां धारण की थी। आगे आ जाते हैं। और एक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गजनी का ये पहला ही शासक था जिसने सुल्तान की भी अपने आगे सुल्तान लगाया, सुल्तान महमूद गजनवी। 16 का 17 पे आ जाते हैं। किसने यह लिखा कि हिंदू यह नहीं चाहते कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना लिया जाए? 17, किसका ये वक्तव्य है? हिंदू यह नहीं चाहते जो एक बार अशुद्ध हो जाए उसको दोबारा अपना लिया जाए। बताइए दोस्तों, किसने ये कहा है? सामने है अल बरूनी है ये दोस्तों। क्या बहुत गड़बड़ लिख दिया है। ये अल बरूनी है। ठीक, अल बरूनी। और ये बेहाकी है। ठीक है, ये सही है, उत्बी। और ये फिरदौसी है। उपयुक्त में से किसका ये वक्तव्य है? 17 के है अल बरूनी। ठीक है, बिल्कुल सही है। 17 का है, दोनों का जवाब सही है, बिल्कुल सही। 17 का है अल बरूनी। ठीक है, किताबुल यामनी तथा तारीख यामनी, यामनी की रचना किसने की थी? किताबुल यामनी तथा या अथवा तारीख यामनी की रचना किसने की थी? फिरदौसी हो गया, और बैहाकी हो गया। ठीक, और तूसी हो गया। बड़ी गड़बड़ की है। और ये उत्बी हो गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हिम कुमार कह रहे हैं ए। फिरदौसी हो गया, बैहाकी हो गया, और तूसी हो गया, और उत्बी हो गया। ये चारों महमूद गजनवी के शासनकाल के इनके राज दरबारी साहित्यकार थे।
18 पे 18 दोस्तों, 18। चलिए ठीक है, 18 पे आ जाते हैं बेहाके, ठीक। 19 पे आते हैं। कैसे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ियां कर दी हैं, चलो खैर। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, उसकी संख्या बताइए। 31, 19, 18, 17। 19 का डी। ठीक है, 17। ये किसने कहा था, कोई बता सकता है? इन्होंने 17 बार आक्रमण किया किया था, हेनरी इलियट। इलियट ने कहा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, वेरी गुड, 17 बार आक्रमण किए। इस कहने वाला कौन सा? हेनरी इलियट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता था किसने कहा था। हेनरी इलियट। आगे आ जाते हैं। और 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। 20 नंबर पे आ जाते हैं। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1021-22, 1900, 1024। ये जो हमारा टाइपिस्ट है ये 1924 में महमूद गजनवी का आक्रमण करवा रहा है यार। 1025 ईस्वी और 1027 के आसपास। तो दोस्तों इसका जवाब डी होगा। 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया था। किसके खिलाफ किया था? जाटों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 20 का सी। 20 का सी नहीं है करिश्मा, 20 का सी नहीं है, 20 का डी है। 1027। ठीक है, 1025 में तो इन्होंने 20 का डी बिल्कुल ठीक है। 1025 में तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि बहुत फेमस आक्रमण था। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता था? ठीक है, जयपाल हो गया, आनंदपाल हो गए, जयपाल और आनंदपाल दोनों हो गए, और अनंगपाल हो गए। 21 का सी। ओके, 1027 करिश्मा। 21 का सी करिश्मा का जवाब है। 21 का सी। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, महमूद गजनवी के खिलाफ जो संघ बनाया था वो आनंदपाल ने बनाया था। जयपाल क्या था? जयपाल ने जो सुबक्तगीन था या अलप्तगीन के खिलाफ एक राजपूतों का उस समय के शासकों से एक संघ बनाया था। ठीक। और चूंकि यहाँ स्पेशली महमूद गजनवी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आनंदपाल होगा, ना कि जयपाल और आनंदपाल। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इसका आंसर। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगा था कि ये दोनों ही होने चाहिए, कि जयपाल और आनंदपाल भी होने चाहिए थे, लेकिन जयपाल चूंकि जब सुबक्तगिन के खिलाफ जब इनका जो राजपूतों का जो समर्थन मिला था, राजवंशों का जो समर्थन मिला था, तो जयपाल उसमें पूर्ण रूप से विफल हो गए थे। फिर उसके बाद जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, तो ये उनका समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए थे। तो दोबारा जब संघ बना था महमूद गजनवी के खिलाफ, तो जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने हिंदुशाही राजवंश की सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ ये संघ बनाया था। ठीक है, आ जाते हैं 22। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाले विदेशी यात्री इसमें से कौन से हैं? दोस्तों चाहो तो ये कर सकते हो। निकोल कांटी हो गया, फर्नुआ नूनीज हो गया, डोमिंगो पायस हो गया, दुरांतो बारबोसा हो गया। ठीक है, इसका जवाब नहीं करने वाले ये दोनों होंगे, ए और बी। लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो हम लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हालांकि जब विजयनगर साम्राज्य की बात होगी तब हम इन क्वेश्चनों को ऐड कर देंगे। इससे पहले आनंदपाल दिए, आप जयपाल लगा दिए थे। नहीं, इससे पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने जयपाल ही लगाया था, वो आंसर वहाँ पे ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो सुल्तान का नाम था वो सुल्तान अलप्तगीन थे। कौन थे?
शासक गजनी के शासक थे अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के खिलाफ जयपाल ने ये एक संघ बनाया था, ठीक, ना कि महमूद गजनवी के खिलाफ। तो इसलिए उसका जवाब, इसलिए करिश्मा उसका जवाब जयपाल रखा गया था। ठीक है, जयपाल ने अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के खिलाफ एक संघ बनाया था, इसलिए उसका जवाब जयपाल है। चूंकि यहाँ महमूद गजनवी की बात हो रही है तो आनंद पाल ने उसके खिलाफ एक संघ बनाया था, इसलिए उसका जयपाल लगाया गया था। अगर कोई कंफ्यूजन अब होनी तो नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंदी इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है? सितार हो गया, शहनाई हो गया, तबला हो गया, सारंगी हो गया। तबला, सितार, शहनाई, तबला, सारंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शहनाई स्पेशली यहाँ का वाद्य यंत्र नहीं है, यहाँ से हिंदू इस्लामी उत्पत्ति का एक यंत्र नहीं है, वो स्पष्ट रूप से बाहर का ही है। ठीक है। 24 का है, मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से कुछ जो युद्ध थे उस युद्ध में स्वयं पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1191 का तराइन का युद्ध जो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और आफ्टर डेट 1194 में कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज का युद्ध या फिर चंदावार का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध पूछा जा सकता है या चंदावर का युद्ध पूछा जा सकता है के विरुद्ध जो जयचंद के खिलाफ था। ठीक, इसके अलावा 1197-98 में अहनिलवाला के चालुक्यों के विरुद्ध, फिर 1205 में खोखरों के विरुद्ध। करिश्मा कह रही है 23 का बी। करिश्मा 23 का बी नहीं है, 23 का सी है। 1197 अहनिलवाला के चालुक्यों के विरुद्ध, और इसमें 24 का डी। हाँ, 24 का डी भी नहीं है, 24 का डी नहीं है। 23 कौन सा क्वेश्चन था? 23 का बी बिल्कुल ठीक है। 24 का कह रही है डी, 24 का डी करिश्मा नहीं है, 24 का सी है। और इस जो ये जो अभियान था, इस अभियान का जो नेतृत्व था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, मोहम्मद गौरी इसमें प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, 24 का सी। आगे आ जाते हैं। 25, महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिमाण क्या था? सीसी ओके, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या था? हालांकि आप सभी लोग जानते हैं महमूद गजनवी एक विदेशी आक्रमण तो था ही था उसका, लेकिन मेन मकसद था कि जो भारतीय संपन्नता है उस संपन्नता को लूट के अपने क्षेत्र में लेके आना, यानी कि वो एक तरीके से लूटा रहा था, यहाँ से लूट के अपने क्षेत्र में ले जाता था। उसको यहाँ के क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बावजूद भी उसने पंजाब को अपने शासन में काफ़ी बाद में मिलाया। तो देखते हैं क्या पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना। करिश्मा का 25 का सी, ठीक है, ओके। 24 का 25 का करिश्मा सी है, ठीक। 26 पे आ जाते हैं। आप लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं। ठीक है, कलचुरी नरेश गंगा देव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है। कलचुरी नरेश गंगा देव क्या है? कलचुरी नरेश गंगा देव के सिक्कों पर एक विशिष्ट चिन्ह अंकित है, क्या है? अश्वरोही, हाथी, लक्ष्मी और वृषभ। बताइए। कलचुरी नरेश गंगा देव के सिक्कों पर एक विशिष्ट चिन्ह अंकित है। और एक बात और बताऊं, कलचुरी नरेश जो गंगा देव थे बहुत कलचुरी वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। और इनका जो शासन था त्रिपुरी में था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो शायद आज के आधुनिक क्षेत्र के रूप में देखें तो उसको जबलपुर का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, कौन सा? जबलपुर का। कलचुरी नरेश गंगा देव के सिक्कों पर कौन सा चिन्ह अंकित है? तो इसका जवाब दोस्तों होगा सी, लक्ष्मी। ठीक है, और इन्होंने बहुत लंबे अंतराल के बाद स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कराया था। लंबे अंतराल के बाद स्वर्ण मुद्रा जारी की। 26 का ए, ठीक है। करिश्मा 26 का सी है, लक्ष्मी। क्या है? 26 का सी, लक्ष्मी। और बहुत लंबे अंतराल के बाद इन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। 27 पे आ जाते हैं। देखिए, ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बहुत एग्जाम के पर्पज से
इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ आ जाए। कंफर्म मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरिया है, कॉम्पिटिटिव एरिना में एग्जाम कोई आप एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों को शामिल कर लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों को शामिल कर लिया गया है जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो घूम फिर के यहीं से आते हैं। कुछ एक थोड़े से काफ़ी काफ़ी समय बाद आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी इक्वल सबमिट शामिल किया गया है। ठीक है। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार हुआ था? सिंध पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, तुर्कों का आक्रमण, मलाबार के तट पर अरब व्यापारियों का आना और पारसी व्यापारियों से उत्तर भारत के लोगों का संपर्क। इनिशियल स्टेज पे ही मैंने ये बताया था कि जो अ, मुस्लिमों से या इस्लाम के मानने वालों से जो इनका जो पहला इस्लाम के मानने वालों से जब इनका पहला संपर्क हुआ था भारतीयों का, तो वो एक व्यापारी के रूप में हुआ था। जैसे अरब भारत में एक व्यापारी के रूप में आ गए थे, बहुत काफ़ी पहले से ही वो व्यापार कर रहे थे, जैसे मलाबार क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे, और के अलावा सिंध सिंध के क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे। तो भारतीयों को अरबियों के बारे में जानकारी पहले से ही थी। ठीक। लेकिन अगर उसके रूप में देखें, आक्रमण के रूप में, तो मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम को ही हम लोग पहला आक्रमणकर्ता मानते हैं मुस्लिम। ठीक है, इसका सी होगा, मलाबार तट पर अरब व्यापारियों का आना। आ जाते हैं 28 पे। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? 27 का सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 27 का सी करिश्मा का जवाब बिल्कुल ठीक है। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण किस सन में हुआ था? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 1000 ईस्वी से 1027 तक उन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। उनका जो पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उन पे उसने आक्रमण किया था। जो बहुत, अगर एक तरीके से एक धावा मात्र कह सकते हैं, आक्रमण भी नहीं कह सकते, एक तरीके से उसने धावा मात्र, उसको धावा मात्र ही कहा जाएगा। कौन सा? 1000 ईस्वी, 28 का ए। करिश्मा का जवाब 28 का ए बिल्कुल ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी की बात हो रही है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तुर्क आक्रमणकारी की बात हो रही है, ना कि अरब। सुबक्तगीन हो गया, अलप्तगीन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी हो गया। सुबुक्तगीन हो गया, अलप्तगीन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। पहला तुर्क आक्रमणकारी भारत पर कौन था? देखिए, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉल अस। और किसी प्रकार की क्वेश्चनिंग है आपकी तो वो भी आप करिए। सब्जेक्ट के 29 का बी, करिश्मा कह रही है 29 का बी। ठीक है, करिश्मा 29 का बी नहीं, 29 का ए। ठीक है, ठीक है। सुबुक्तगिन पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? हिंदुशाही राजवंश के जो जयपाल जयपाल थे उनको उसने प्राथमिक तौर पे पराजित किया था। हालांकि जयपाल ने कोशिश की थी सुबुक्तगिन को पराजित किया जा सके, लेकिन उनका प्रयास पूर्ण रूप से विफल हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 29 का बी नहीं, 29 का ए है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, झेलम नदी के तट पर भारतीय शासक कौन था? विग्रहपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, आनंदपाल हो गया, विद्याधर चंदेल हो गया। विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल, विद्याधर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला। मैं बार बार आप लोगों को अभिनव निगम, ठीक है। नमस्कार अभिनव, नमस्कार। काफ़ी आज काफ़ी लेट हो गए हो। खैर चलो, कोई बात नहीं। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय शासक कौन था? 30 का सी। 30 का सी, आनंदपाल बिल्कुल सही जवाब है। और ये हिंदुशाही राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे, जयपाल के पुत्र थे। और हिंदुशाही राजवंश एक ऐसा राजवंश था जो जब तक इनका आक्रमण होता रहा महमूद गजनवी का, ये लगातार उससे संघर्ष करते रहे। जैसे आनंदपाल ने एक पूरा संघ बनाया था भारतीय शासकों का, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। हालांकि वो पराजित हो गए थे, पराजित होकर वो चले गए थे, और उन्होंने नमक की पहाड़ियों पर फिर से अपना राज्य स्थापित किया, और नंदन को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद इनके पुत्र थे, ठीक है।
उनके इनके बाद ही इनके पुत्र थे त्रिलोचन पाल, उन्होंने कुछ समय तक शासन किया था। और फिर इनके एक जयपाल के नाती थे, का नाम सुखपाल था, हाँ जयपाल के नाती थे सुखपाल। उनको कन्वर्ट कर दिया महमूद गजनवी ने, उनको कन्वर्ट किया था इस्लाम में, और उनका नाम नौना शाह रखा था, और उनको सुल्तान मुल्तान की सत्ता प्रदान की थी। क्या नाम था? सुखपाल नौना शाह। ठीक, आ जाते हैं 30। कभी कभी ये क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ, लेकिन अगर हो तो पूछ सकते हैं कि हिंदुशाही राजवंश के किस शासक का कन्वर्जन करके उसे मुल्तान का सुल्तान बनाया गया था? तो नौनासा सुखपाल। ठीक, आ जाते हैं 31 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य पर महमूद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, अहिलवाड़ा हो गया। मुल्तान, सिंध और पंजाब और अहिलवाड़। तो ठीक है, पहला आक्रमण इनका हम लोग देखते हैं मुल्तान पर। ठीक, 31 का सी, 31 का ए है, 30 का सी, 31 का ए है करिश्मा, 31 का ए है, सी नहीं है, पंजाब नहीं, मुल्तान। तुर्क शासक शिहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? जैसे कि मैं आप लोग बार बार बोल चुका हूँ, शिहाबुद्दीन गौरी को मोहम्मद बिन साम भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं, तो शिहाबुद्दीन गौरी मोहम्मद बिन साम के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। 31 का ए, हाँ 31 का ए है, बिल्कुल ठीक है, 31 का ए है, मुल्तान। तुर्क शासक शिहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? कन्नौज हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, और पानीपत का द्वितीय हो गया, और खानवा का युद्ध, ये तो सभी को पता होगा, बहुत फेमस युद्ध है। इसके बाद 1191 में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने शिहाबुद्दीन गौरी को हराया था। और इनके एक इनके पृथ्वीराज चौहान के एक नायक थे गोविंद, गोविंद, ठीक है, इनके एक नायक थे गोविंद, उन्होंने इनको मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे भागे थे युद्ध क्षेत्र से। आ जाते हैं 33 पे। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? चंदावर युद्ध, कभी कभी इसको कन्नौज युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो किस भारतीय शासक ने इनको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदर्ती और जयपाल, ये सभी लोग कुछ ये ऐसे है ना, रटे होने चाहिए। जयचंद, ठीक है, 1194 में जयचंद को उन्होंने हराया था। 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक और देवी और देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? किस सुल्तान ने? करिश्मा का 33 का बी, 33 का बी बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का ही। और अगर देखिए आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, बड़ा अच्छा सा फील होता है। उधर से क्या होता है ना, अगर हमें कुछ कहते रहेंगे, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, फर्क नहीं पड़ता आप गलत देते हैं या सही देते हैं, ठीक। लेकिन रिप्लाई आना चाहिए कि रिप्लाई आना चाहिए कि इसका जवाब ये है। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गलत होगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, उसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग हो गए, चाहे आप लोग हो गए, हम सभी लोग मौजूद यहाँ पे इसीलिए हैं कि हम जो सही चीज़ें हैं उनको और बेहतर कर सकें, और जो कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं उनमें सुधार करके उनको भी सही स्तर पे लेके आया जा सके। तो अगर कहीं गलत आंसर होए तो घबराइएगा मत, ठीक है। मोहम्मद बिन साम बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, सिहाबुद्दीन गौरी। 34 दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक हैं। आ जाते हैं 35 पे। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? ठीक है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। जयचंद हो गया, मूलराज तृतीय और परमार देव हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय को इन्होंने पराजित किया था। हालांकि इससे पहले 1178 में जो नायका देवी थी, गुजरात की शासिका थी उस समय, नायका देवी मूलराज द्वितीय की जो अ, माता थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पे कल बताया था, कासा हरदा नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था। हालांकि उसका जवाब जो बहुत जगह आपको भीम द्वितीय भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो रिसेंटली जो रिसर्च है उसके आधार पर उसका जवाब नायका देवी या मूलराज द्वितीय ही होना चाहिए। लेकिन आयोग कई जगह उसको भीम द्वितीय ही मानता है, लेकिन अगर भीम द्वितीय है तो भाई हम आयोग के साथ ही जाएंगे।
ठीक है। आइए देखिए हम लोगों को क्या करना है क्वेश्चन। देखिए हम जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो आया है ये क्वेश्चन ये सही है इसका जवाब, लेकिन आयोग अगर उसको कुछ और मानना है तो हमको उस हिसाब से ही ये तय करना पड़ता है। हालांकि अगर देखा जाए जो नई कुछ रिसर्च है उसके आधार पर मूल राज द्वितीय ही माना जाता है, उनकी जो माता थी नायका देवी। लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग पुराना खोल के देखेंगे भीम तृतीय लिखा होगा। अभी हाल का ही कुछ 2019 का एग्जाम हुआ था जीआईसी लेक्चरर का, उसमें भीम तृतीय ही माना गया है, तो आप भी उसको भीम तृतीय ही मानेगी मानिएगा। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ठीक है, मोहम्मद गौरी जब गजनी जा रहा था किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद्र द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा जा रहा, और मलिकों द्वारा और खोखरों द्वारा। हाँ, मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, जैसे मोहम्मद गौरी 1205 के आसपास, मोहम्मद गौरी ने 1205 के आसपास खोखरों के ऊपर आक्रमण किया था। खोखरों के बीच इनका जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी के आसपास हुई थी। और इन्होंने खोखरों से लगभग, ये अगर देखा जाए, खोखर एक बहुत एक कह सकते हैं कि ट्राइबल टाइप के थे जो लूट मार करते थे, और उनकी इस तरीके की नीतियों की वजह से जो मुस्लिमों को बहुत हानि पहुंचती थी, उनको लूट मार किया करते थे। तो उनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने उन पर खोखरों को आक्रमण किया था। हालांकि खोखरों ने बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध किया, और महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक की ऐन वक्त पे आ जाने की वजह से खोखरों को पराजित करने में सफल रहे, और उन्होंने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी। ठीक। और इसका परिणाम स्वरूप क्या मिला? खोखरों का लगभग 1206 में 1206 में सिंध नदी के तट पर दैमक नामक स्थान पर कुछ खोखरों ने इस पे नमाज पढ़ते समय इनके ऊपर अटैक कर दिया था, और उनकी मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी 1206 में। 15 मार्च 1206। आ जाते हैं 37वां क्वेश्चन। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पे था? ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान। देखिए अजीबो गरीब बात है, अजीबो गरीब बात है, गजनी अफगानिस्तान किसी समय में हमारा हिस्सा रहा करता था। अ, जब हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की, तो अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। इनफैक्ट नेपाल तक भी हमारा हिस्सा हुआ माना जाता था। और उसके बाद जब हम कनिष्क काल की बात करेंगे तो कनिष्क काल में भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में। इनफैक्ट देख सकते हैं कनिष्क काल में जो इंटरनेशनल बाउंड्री छूती थी। 37 का सी। ठीक है, 37 का सी, आगे आ जाते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? रानी दिद्दा, ठीक है। रानी दिद्दा की बात हो रही, उत्पल वंश की रानी थी, कश्मीर में शासन करती थी। उज्जैन, मुल्तान, सौराष्ट्र और कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। जब कश्मीर पे बात होगी तब इनकी चर्चा होगी। और ये माना जाता है बहुत ही क्रूर शासिका थी, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। महमूद गजनवी ने पहले कश्मीर के रास्ते भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो ये प्रयास एक बार नहीं 2 बार किया गया, और दोनों बार रानी दिद्दा द्वारा उनको परास्त कर दिया परास्त कर दिया गया। उसके बाद ही उन्होंने अ, मैदानी क्षेत्रों से होते हुए भारत पर आक्रमण किए। 38 का डी बिल्कुल ठीक है। 39, निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षक संस्थान की स्थापना की थी? वाकपति राज, और दुर्लभ राज, विग्रह राज और पृथ्वीराज, विग्रह राज चतुर्थ। ठीक। किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नाम के एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा की स्थापना की? वहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक तरीके के मस्जिद का निर्माण उन्होंने किया। और बताइए, इसका जवाब दोस्तों ये होगा विग्रहराज चतुर्थ। इनको कहीं कहीं बीसल देव भी बोल देते हैं, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। चौहान वंश के बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे, और बहुत स्ट्रॉन्ग शासन थे। और इन्होंने इन्होंने जो हरकेली हरकेली और एक और नाटक था, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटकों की रचना की।
ये एक तरीके से काव्य कार भी थे। 39 आप दोनों के जवाब बिल्कुल सही हैं। 40 पे आ जाते हैं। 731 ईस्वी ने अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था, उस नगर का नाम क्या था? 731 में महफूजा हो गया, मंसूरा हो गया, सैवान हो गया, थट्टा हो गया। 731 में, सॉरी हाँ 731 ईस्वी में। अभिनव 39 का सी, 39 का सी। देखिए आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, और ये काफ़ी हर्ष की बात है कि आप लोगों की जो स्टडी का लेवल बहुत अच्छा है। और 40 का बी, मंसूरा। अभिनव कह रहे हैं 40 का बी, 40 का बी करिश्मा। ठीक। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लेवल अच्छा लग रहा है, और आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, 40 का बी ठीक है। देखिए आप लोगों का जवाब काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। महफूजा, ठीक है। मंसूरा सेकंड था, मंसूरा सेकंड था। पहले महफूजा की स्थापना की गई थी, उसके बाद एक और नगर मंसूरा की स्थापना की गई थी। नमस्कार सर जी। चलिए आ जाते हैं अब महफूजा, ठीक। आ जाते हैं अब, मंसूरा सेकंड था, ठीक। 41 पे पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर लाया गया। ये बिल्कुल ठीक है। नमस्कार नमस्कार, ठीक। पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर लाया गया था, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया था। यह कथन किसका है? 40 का ए। हाँ 40 का ए ठीक है, करिश्मा 40 का ए बिल्कुल ठीक। ये कथन किसका है? सामने आपके पास ऑप्शन है, हसन निजामी हो गया, अल बरूनी हो गया, अमीर खुसरो हो गया, और मिन्हाज हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आप सभी लोग जानते हैं करान के सेकेंड यूनिट में पराजित हो गए थे। और उनको ही लेके एक वक्तव्य दिया गया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, युद्ध क्षेत्र में हुई या बाद में उनकी हत्या कर दी गई, या कुछ और कारणों से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके के कुछ जो एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पे ये एक बात कही गई थी। बी, ठीक है। खैर इसका बी, खैर इसका जवाब हसन निजामी हो गया। हसन निजामी ने लिखी थी ताजुर, ताजुल मासिर, ठीक है। हसन निजामी ने लिखी थी ताजुल मासिर, हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखी थी, और ये वक्तव्य उन्होंने ही दिया था। और सबसे अधिक जो इतिहासकारों द्वारा जो मान्य वक्तव्य है, वो यही वक्तव्य है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्षेत्र से हारते हुए देख के युद्ध क्षेत्र से उनके सेना नायकों के सलाह के आधार पर वो लोग वो युद्ध क्षेत्र से चले गए। लेकिन बाद में सुरसुती नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की सेना ने उनका पीछा किया, और सुरसुती नामक स्थान पर उनको पकड़ लिया गया, जिनको कैद करके मोहम्मद गौरी की सभा में लाया गया, जहाँ पे जिसमें जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक नियुक्त करके कुछ समय तक उन्होंने अजमेर पे शासन भी किया। लेकिन शासक रहते हुए जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उनकी हत्या की साजिश रची, मोहम्मद गौरी की हत्या की साजिश रची, तो साजिश रचने का पता मोहम्मद गौरी को हुआ, और उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो सबसे अधिक जो मान्य कथन है वो यही माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित। 42 पे आते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? बताइए, बहुजातीय सेना में, उसकी सेना में हिंदू भी शामिल थे, तुर्क भी शामिल थे, अरब भी शामिल थे, ठीक है, अफगान भी शामिल थे। सामने आपके ऑप्शन है, अलप्तगिन, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, और कुतैब बिन मुस्लिम। 42 देखिए, बहुत इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके गलत होने चाहिए, तो लगभग सभी क्वेश्चनों को शामिल किया, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मिन्हास ने कहा है कि उनको उनकी ये तुरंत हत्या कर दी गई थी। जैसे चंद्रबरदाई में भी ये, जैसे चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो है, उसमें भी ये कहा गया था पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके लेकर लेके गया जाया गया गजनी। वहाँ पे मोहम्मद गौरी के खिलाफ वो वो दो वो कौन सी एक कहावत उन्होंने करी थी, बाण वाली मत चूकिए चौहान, इस तरीके से मुझे
पता नहीं है उन्होंने क्या काव्य के रूप में कहा था। उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया गया था। लेकिन जो सबसे जो वक्तव्य की बात हो रही है, जो सबसे जो रिलेवेंट और जब सबसे इतिहासकारों द्वारा जो सबसे सही माना जाता है, वो हसन निजामी द्वारा ताजुल मसीर में जो वक्तव्य दिया गया है उसको सबसे सही माना जाता है। हाँ अभिनव, वही कह रहा हूँ कि कई 42 का भी का अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो दिए, लेकिन सबसे जो उनकी मृत्यु से संबंधित सबसे जो अच्छा वक्तव्य माना जाता है, जो सब कह सकते हैं जो सर्वमान्य माना जाता है, वो हसन निजामी के ताजुल मसीर में जो दिया गया है वही माना जाता है। नहीं तो उनकी मृत्यु से संबंधित बहुत सारे अफवाहें हैं। 42 का बी महमूद गजनवी। और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इनके जो सेना नायक थे सेमंत राय और तिलक ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय इनके सेना नायकों में शामिल थे। 43 बोलते हैं प्रबोध चंद्रोदय का लेखक श्री कृष्ण में किस राजवंश से संबंधित था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों से, परमारों से, चंदेलों से और चौहानों से। चलिए आ जाते हैं 43 पे। दोस्तों प्रबोध चंद्र श्री कृष्ण में किससे संबंधित था? चंदेलों से, चंदेलों के शासनकाल में। 42 का 43 का सी। निम्नलिखित में से किसने अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समाज समकालीन समाज के दोषों को उद्घटित किया था? ठीक है, विशाख दत्त हो गया, वाणभट्ट हो गया, कल्हड़ हो गया और क्षेमेंद्र हो गया। 43 का सी। 43 का सी बिल्कुल ठीक है करिश्मा। 44, निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घटित किया था? आपने उसमें बताया था। ठीक है, विशाख दत्त, वाणभट्ट, कल्हड़, क्षेमेंद्र। दोस्तों ये थे क्षेमेंद्र। किसके? कश्मीर में एक शासक थे अनंत वर्मन, तो उन्हीं के राज दरबार में ये क्षेमेंद्र हुआ करते थे। इन्होंने कथा सरित सागर नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। 44 का डी बिल्कुल ठीक है। 45 पे आ जाते हैं। राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली। ठीक है, कारण क्या? प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्रदान की जाती थी, इस कारण उन्होंने इसे पूर्ण कार्य समझा और वहाँ पे इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बताया मतलब प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इसे पूर्ण कार्य समझा जाता था। कथन बताइए, दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते नजर आते हैं। 45 का ए बिल्कुल सही है। 45 का है। 46, निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? संगीत राज काव्य ग्रंथ है, उसका लेखक माना जाता है। किसे माना जाता है? भोज परमार हो गया। 45 का ए कह रही है। 45 का ए बिल्कुल ठीक है। अ, भोज परमार है, राणा कुंभा है, कृष्णदेव राय है और हिमाद्री है। बताइए, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया वंश। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे। 46 का बी, मतलब कह रहे हैं 46 का बी। 46 का ए करिश्मा कह रही हैं। ठीक है, 46 का अभिनव का जवाब बिल्कुल ठीक है। करिश्मा आपका जवाब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। और जान मैंने बताया कि सिसोदिया वंश से ताल्लुक़ रखते थे, मेवाड़ क्षेत्र में रहते थे। इसके अलावा इनको अभिनव, अभिनव अ, अ, को क्या बोला जाता था? अभिनव भारताचार्य। ठीक, भारताचार्य की उपाधि दी गई। और जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, रचनाओं में अगर हम इसकी चर्चा करें तो संगीत राज हो गया, रसिक प्रिया हो गया,
और एक और था संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। ठीक है। रसिक प्रिया हो गया, संगीत मीमांसा हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया विजय स्तंभ भी उन्होंने ही बनवाया था मेवाड़ में। और कहीं कहीं उसको विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है, जिसकी लंबाई 122 फीट और लगभग 37.19 के आसपास उसकी मीटर में लंबाई होती है। ठीक है। 47 वह विदेशी यात्री जिसने तालीकोट युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन प्रस्तुत किया। अब्दुल रज्जाक हो गया, सीजर फैड्रिक हो गया, और नबी हो गया, नीज हो गया, पता नहीं क्या क्या। ठीक है। इसका दोस्तों सीजर फैड्रिक होगा, हालांकि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, वो उसने डाल दिया होगा, कुछ क्वेश्चन कम पड़े होंगे। तो इसका जवाब सीजर फैड्रिक है, जो तालीकोट का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विनाश पूरी तरीके से हो गया था, जिसमें राम राय और जो दक्षिण भारत की जो शक्तियाँ थी, 4 शक्तियों ने एक समूह बनाकर इनके ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है। 47 48 पे आ जाते हैं। 47 का बी बिल्कुल ठीक है। 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी थी अन्य राजवंशों की अपेक्षाकृत अधिक थी? चालुक्यों में, चोलों में, कलचुरियों में और प्रतिहार शासकों में। 47 का बी बिल्कुल ठीक है। 47 का भी आप लोगों के जवाब बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे जवाब है। चलिए चालुक्यों में। ठीक है। चालुक्य। 48 का ये चालुक्य बिल्कुल सही है अभिनव का जवाब। और मुझे लगता है करिश्मा का भी जवाब बिल्कुल सही ही होगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने खम्बात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपनी निजी कोष से 1 लाख बलतारा का अनुदान प्रदान किया था? ठीक है। मतलब एक मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए जो टूट गई थी। करिश्मा 48 का। 49 भीम प्रथम, चामुंड राय, जयसिंह राज और कुमार पाल। ठीक है। सर ये जयसिंह सिद्धराज भी कहीं कहीं लिखा होता है। जयसिंह सिद्धराज। तो भीम प्रथम, चामुंड राय और कुमार पाल और जयसिंह सिद्धराज। तो इसका जवाब दोस्तों सी है, जयसिंह सिद्धराज ने ये पैसा प्रोवाइड कराया था ताकि वो उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकें। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50। 49 का सी अभिनव बिल्कुल। 49 का सी बिल्कुल सही। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम, गंगादेव प्रथम, मूलराज प्रथम और भीम तृतीय। आप दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक हैं। आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सभी को पता होगा। तो भीम प्रथम, गंगादेव प्रथम हो गया, मूलराज हो गया और भीम तृतीय हो गया। 50 का ये बिल्कुल ठीक है। 50 का ये भीम प्रथम युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे, मतलब बिना युद्ध किए ही भाग गए थे, उनकी इतनी दहशत हो गई थी, मतलब क्या ही बताया जाए इन लोगों के बारे में। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनफैक्ट अभी तक जितने भी कराएं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हालांकि अभिनव कहते हैं कि बहुत सा इनके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभिनव पढ़ते रहिए और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आ जाए। और आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट जो जो आज मौजूद थे देख रहे थे, प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आया है उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो आपके प्रिपरेशन में है, इस तरीके की LT TGT PGT की प्रिपरेशन में है, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मनोबल हमारा भी बढ़ेगा कि यार चलो लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। हालांकि बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है जब पार्टिसिपेटर थोड़े से अधिक होते हैं ना, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है। कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन क्रैक करने के लिए। वहाँ थोड़ा सा एक तरीके से पुश मिलता है, जिसको हम लोग आजकल की तारीख में किक बोलने लगे। एक तरीके से पुश मिलता है कि आपको और मेहनत करनी, कहाँ यहाँ पे कमी है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग भी आए। एक वाया हिंदी करके एक आए थे और एक भीम कुमार करके व्यक्ति थे, आए थे ये लोग। और देखिए कुछ पूरे समय रहेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और काफ़ी कुछ बच्चे आ नहीं रहे हैं, शायद हो सकता है जो हमारा
टाइमिंग है, उस टाइमिंग की वजह से कुछ समय बाद हम टाइमिंग को एक 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 फिक्स टाइमिंग रखेंगे लगभग 9 बजे के आसपास, ताकि आप लोगों को समस्याएं किसी प्रकार की ना हो। क्योंकि दूसरे टीचर को भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा, जानता हूँ मैं इस चीज़ को, ज़रूरी भी है भाई। बिल्कुल ज़रूरी है, जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जहाँ आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, वहाँ बिल्कुल जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए और 1 घंटे तक हमारे साथ रहे और सहयोग दिया, क्वेश्चनों के जवाब दिए। और ठीक है, क्वेश्चनों का जवाब दिए, और उसका मुझे लगता है आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और कल का जो लेक्चर होगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मिडवल हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का काल समाप्त हो जाता है। अब एक सल्तनत काल स्टार्ट होगा, जिसमें जो सल्तनत के प्रारंभिक राजवंश हैं, उनकी जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर, हड़प्पा का भी करवाइए। वाया हिंदी स्टार्टिंग, ये हमारा एशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। एंशियंट हिस्ट्री हमारा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। L1 क्लासेस करके हमारा जो चैनल है, यूट्यूब पे आप लोगों को सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएंगे। तो उस पर हड़प्पा से जुड़े हुए हमारे 2 लेक्चर हैं। 100 क्वेश्चन के लगभग हैं, आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और वो सभी क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, आपके जो नॉलेज है उसको बूस्ट करने में। तो आप चाहें तो उसको देखना है बिल्कुल। इनफैक्ट हड़प्पा से नहीं, हड़प्पा हो गया, वैदिक काल हो गया, एंशियंट हिस्ट्री के हम लोगों ने टॉपिक वाइज कवर किए हैं। ठीक है, हड़प्पा जाएंगे, फिर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो विदेशी आक्रमणता थे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी, मौर्य डायनेस्टी के बाद जो छोटे छोटे राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप आगे आके कनिष्क काल के बारे में पढ़ेंगे, कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे लेक्चर दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उन लेक्चरों को देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग जाइए और उनको देखिए, और हमारे साथ बने रहिए। जब ओवरऑल चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो हम फिर से दोबारा इन चीज़ों को शुरू करेंगे एक ओवरऑल इतिहास के रूप में। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग, काफ़ी बातें हो गई हैं। आप लोग भी पढ़िए, अगर आराम करना चाहते हैं आराम करिए, खाना पीना चाहते हैं तो खा पी लीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बिल्कुल साथ निभाइएगा। 8 बजे से हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और आनंद लीजिए जीवन का।